चार टाइप देखी थी एनालिटिकल स्टडी में। कोहार्ट, केस कंट्रोल, क्रॉस सेक्शनल और इकोलॉजिकल स्टडी थी। कोहार्ट स्टडी क्या थी? कोहार्ट स्टडी थी फॉरवर्ड लुकिंग, जिसको हमने नाम दिया था, मल्टीपल नाम हमने दिया था, फॉरवर्ड लुकिंग, फ्रॉम एक्सपोजर टू आउटकम। हाँ, एक्सपोजर टू आउटकम स्टडी थी इसकी। इसी को हमने इंसिडेंस रेट स्टडी भी मान लिया था, इसी का नाम था दूसरा। इसके मल्टीपल क्या थे? सिनोनिम्स थे कोहार्ट स्टडी के, जिसकी यूनिट ऑफ स्टडी क्या थी? इंडिविजुअल थी। यूनिट ऑफ स्टडी क्या थी? इंडिविजुअल। कोहार्ट स्टडी थी लॉन्ग, बहुत लंबे अरसे तक चलती थी, 20 साल 25 साल तक थी फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी। जिस वक्त हम स्टडी शुरू कर रहे होते थे उस वक्त सिर्फ एक्सपोजर हो चुका होता था, आउटकम नहीं मिलता था, इसलिए इसका एक नाम और दे दिया गया था, एक्सपोजर टू आउटकम स्टडी। ठीक। इसके दो बड़े बड़े क्लासिकल एग्जांपल थे, फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी और डल्स एंड हिल्स पर्सपेक्टिव स्टडी ऑन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। ये दो इसके एग्जांपल थे कोहार्ट। कोहार्ट क्यों नाम दिया गया? और भी बहुत सारे नाम थे, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस इस नाम से इसलिए हुई कि जिन सब्जेक्ट्स को स्टडी में इंक्लूड किया गया था वो हेल्दी सब्जेक्ट थे और उनको नाम दिया गया था कोहार्ट का। जो सब्जेक्ट थे उनको नाम दिया गया था कोहार्ट का, इसलिए इस स्टडी को सबसे ज्यादा जो फेमस ये हुई, सबसे ज्यादा नाम मिला कोहार्ट स्टडी के नाम से इसको जानते थे। मल्टीपल और नाम थे वो आप लोगों ने कल देखा था। इससे हमें मिला क्या? हमने इससे कई चीजें इसमें मिली। सबसे पहले तो हमें इंसिडेंस रेट मिला। इसी स्टडी का नाम क्या था? इंसिडेंस रेट स्टडी भी था। इससे हमें इंसिडेंस रेट मिला। और स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन में हमको 3 स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन मिले थे, रिलेटिव रिस्क, एट्रीब्यूटेबल रिस्क और पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। ये तीनों क्या थे? स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन थे। कल हमने देखा था कैसे कैसे मिला था। इसकी जो सबसे बड़ा इसमें जो खामी थी ना, सबसे बड़ा इसमें जो खामी थी वो ये थी कि लास्ट टू फॉलो अप। एक तो टाइम टेकिंग थी, दूसरे इसमें फॉलो अप में जो पेशेंट्स थे ना, बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने फॉलो पूरी स्टडी पूरी ही नहीं की, बीच में ही छोड़ दिए गए किसी तरीके से। उनको किसी की डेथ हो गई, कोई माइग्रेट कर गया, कोई कहीं और चला गया, तो या कुछ लोगों ने जानबूझ के स्टडी को छोड़ दिया। तो लास्ट टू फॉलो अप बहुत ज्यादा था इस स्टडी में, टाइम टेकिंग थी। और जब टाइम टेकिंग है तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में बहुत सारे लोग लगे हुए थे जो डेटा को कंपाइल कर रहे थे, एनालाइज कर रहे थे, उनसे रिजल्ट निकाल रहे थे, तो उनके लिए भी फंडिंग की जरूरत थी। तो एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव इसमें परेशानी थी, दूसरे क्या था? लास्ट टू फॉलो अप था, और टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा था कोहार्ट स्टडी। लेकिन ये सुटेबल किसके लिए थी? इन्वेस्टिगेशन ऑफ रेयर काजेज, ये याद रखिएगा। रेयर काज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोहार्ट स्टडी ये मोस्ट सुटेबल स्टडी थी। इससे हमें क्या मिला था? इंसिडेंस रेट मिला था। स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन में 3, रिलेटिव रिस्क, एट्रीब्यूटेबल रिस्क और पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क, ये चीज मिल गई थी। हाँ? ये सिर्फ मैं रिकॉल कर रहा हूँ कल वाला। दूसरी हमारी स्टडी थी जो केस कंट्रोल स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी को हम कहते हैं बैकवर्ड लुकिंग स्टडी भी कहते हैं। इसके भी मल्टीपल नेम है। बैकवर्ड लुकिंग स्टडी थी, एक नाम इसको ये भी दे दिया गया था कोहार्ट स्टडी। क्यों? कोहार्ट का उल्टा कर दिया गया था, क्योंकि जब हम स्टडी शुरू कर रहे होते हैं तो इसमें एक्सपोजर और आउटकम दोनों हो चुका होता है। केस कंट्रोल स्टडी में जब स्टडी हम शुरू कर रहे थे उस वक्त क्या एक्सपोजर और आउटकम दोनों हो चुका था। उसके बाद हम फिर से आउटकम हमें मिल चुका था, लेकिन हम पीछे की तरफ जा रहे थे, पास्ट में जाके हमने एक्सपोजर को ढूंढा, उस एक्सपोजर से उसको रिलेट किया, तो इसलिए इसको कहा जाता है बैकवर्ड लुकिंग स्टडी या ट्रोहाक स्टडी। और इसके और बहुत सारे नाम थे। इसमें जो सबसे बड़ा इसका वो था कैसे करेंगे, तो दो चीज जैसे इसमें नाम है केस और कंट्रोल, दो ग्रुप हमें बनाने थे। एक केस ग्रुप था यानी जो डिजीज जिसमें डेवलप हो चुकी थी, एक कंट्रोल ग्रुप हमने उसी से मिलता जुलता ले लिया था। कंट्रोल हम कहाँ से ले सकते थे? हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल से हम केस ले रहे हैं उसी हॉस्पिटल से हम कंट्रोल भी ले सकते हैं, या फिर हमने जो केस लिए थे उनके नेबरहुड से कंट्रोल ले सकते हैं। इवन दैट हम उनके रिलेटिव में, उनके फैमिली से भी हम ले सकते हैं कंट्रोल्स को। लेकिन फैमिली में एक चीज बताई गई थी, अगर हम जेनेटिक स्टडी कर रहे हैं, अगर हम जेनेटिक स्टडी कर रहे हैं तो जो सिबलिंग कंट्रोल है वो सुटेबल नहीं होगा, क्योंकि दोनों के जीन लगभग लगभग सेम हो जाएंगे। तो बस रिलेटिव की जब बात आती है तो वहां पे ये लिख के आता है कि सिबलिंग कंट्रोल आर अनसुटेबल फॉर जेनेटिक स्टडीज। चौथा, हम कहाँ से ले सकते थे कंट्रोल को? जनरल पॉपुलेशन से। कंट्रोल तो हमें मिल जाएगा, कंट्रोल हमें मिल जाएगा, और इस स्टडी की जो प्री रिक्विसाइट कहते हैं, जो सबसे पहली जरूरत है वो कंट्रोल ही है, कंट्रोल को लेना। लेकिन सबसे बड़ा मसला कहाँ आता है कि जो हमारे केस से कंट्रोल भी उसी से मिलते जुलते होने चाहिए। मैंने कल बताया था कि अगर कोई केस है जिसको डिजीज हो चुकी है, वो केस इस ग्रुप में है, वो 22 साल का है, हाँ?
वो 22 साल का है, उसका जेंडर क्या है, मेल है, वो स्मोकर है। अब जो हमारा कंट्रोल है वो भी यही 20 से 25 साल के अंदर का ही होना चाहिए, ना कि हम उसको 50 साल का कंट्रोल दे देंगे, ये गलत हो जाएगा। फीमेल दे दिया, ये भी गलत हो गया। नॉन स्मोकर है, हमने नॉन स्मोकर दे दिया, ये भी गलत हो गया। इनके में बस एक फर्क होना चाहिए कि जो केस था इसके में एक डिजीज, कोई कार्सिनोमा मान लीजिए हो चुका था, लंग कैंसर कोई ले लीजिए, इसके में कार्सिनोमा नहीं होना चाहिए। बाकी ये वाली जो फीचर्स हैं, ये यहाँ भी लगभग लगभग मैचिंग एकदम मिलते जुलते होने चाहिए कंट्रोल में। सिर्फ जिस डिजीज को हम स्टडी कर रहे थे वो हमारे कंट्रोल ग्रुप वाले जो हमारे सैंपल होंगे उसमें वो डिजीज नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज जो बाकी सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लगभग लगभग सेम होने चाहिए, मिलते जुलते होने चाहिए। ये कंट्रोल को जब हम ले रहे थे तो उस वक्त हमें ये ध्यान में देना था। उसी के लिए इन्हीं जो ये सब हम ले रहे हैं, इसी को जब सुटेबल तरीके से हमें लेना है, हाँ, तो मैचिंग कराते हैं। फिर उसका जो टर्म दिया गया कंट्रोल में, सुटेबल हमें कंट्रोल मिलना चाहिए, उसके लिए हमें मैचिंग करानी थी। मैचिंग, मैचिंग का एक टर्म आया था, इससे भी लोगों को कंफ्यूजन था। मैचिंग जो होता है क्या चीज निकालता है, कंफाउंडिंग फैक्टर्स को। कंफाउंडिंग फैक्टर्स मैंने फैक्टर बताया था यही, जैसे 22 साल की एज का हमने 50 साल की एज का दे दिया, हमें पता है कि 50 साल वाले में ऑटोमेटिक बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें एज रिलेटेड चेंजेस हो जाते हैं, लाइक कार्सिनोमा की बात कर लीजिए, तो 50 साल वाले में कार्सिनोमा ज्यादा कॉमन है लंग का मुकाबले 22 साल वाले के। तो ये एज जो हो गई, एज या मेल था हमने उसको फीमेल कंट्रोल दे दिया। जेंडर जो हो गया, ये स्मोकर था, ये नॉन स्मोकर था, ये हमारे नोन थे, ये हमें पता था कि ये इसके पास जो केस है उसमें वो मेल है, लेकिन हमने जानबूझ के उसको फीमेल दे दिया। वो स्मोकर था, हमने उसको कंट्रोल में क्या दे दिया, नॉन स्मोकर दे दिया। इसी को हम कहते हैं नॉन कंफाउंडिंग फैक्टर। नॉन कंफाउंडिंग फैक्टर इसी को कहते हैं, क्योंकि हमें पता था। और इसी को खत्म करने के लिए, इन कंफाउंडिंग फैक्टर्स को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए मैचिंग कराई जाती है इस स्टडी में, केस कंट्रोल स्टडी में मैचिंग कराई जाती है टू एलिमिनेट नॉन कंफाउंडिंग फैक्टर्स। ये चीज हो गई थी। मैचिंग समझ में आ गई ना। जी सर। मैचिंग में यही किया जाता है कि जो हमारा कंट्रोल हो वो ज्यादा से ज्यादा सिमिलर हो, मैच करता हुआ रहे केसेस से। बस जो डिजीज हम पढ़ना चाहते हैं, जो हमारे केस में जो डिजीज है वो कंट्रोल में वो डिजीज नहीं होनी चाहिए। मैचिंग क्या कर रही है, नॉन कंफाउंडिंग फैक्टर्स को खत्म कर रही है, कोशिश कर रही है। मैचिंग से हमने क्या किया, 22 साल का था हमने 23 साल का उसको दे दिया, मेल था यहाँ भी हमने मेल रख दिया, स्मोकर था हमने भी इसको स्मोकर दे दिया, इसकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा था, इसको भी हमने अच्छे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाला कंट्रोल दे दिया। अब सवाल जो दूसरा आता है कि कितने कंट्रोल होने चाहिए पर केस, कितने कंट्रोल होने चाहिए पर केस, कल मैंने बताया था। हाँ, सर अगर स्मॉल स्टडी है जैसे कि 15-20 लोगों को लेकर के कर रहे हैं तो 4 से 5, और अगर बड़ी स्टडी है तो इक्वल क्वांटिटी मिलेंगे दोनों। हाँ, अप टू 4 कंट्रोल, हम 4 कंट्रोल रख सकते हैं अगर हमारा सैंपल साइज छोटा है। लेकिन अगर सैंपल साइज बहुत बड़ा है तो एक केस एक कंट्रोल, इस तरीके से हम सिंगल सिंगल दोनों तरफ रख के चल सकते हैं। ये हो गया था कंट्रोल से रिलेटेड। अब इसमें क्या मिला, अब हमने देखा केस कंट्रोल स्टडी में एक ये चीज सबको मिली थी, आर्ट्स रेशियो। इसमें भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन था। आर्ट्स रेशियो का दूसरा नाम क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो, जिसका फार्मूला निकल के आया था AD/BC। आया था ना ये फार्मूला। केस कंट्रोल स्टडी में क्या था, हमें डिजीज का इंसिडेंस नहीं मिल पाता, और इंसिडेंस का फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ न्यू केसेज ऑफ ए डिजीज अकरिंग इन ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम अपॉन टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क। रिस्क, पॉपुलेशन एट रिस्क ध्यान पे रखिएगा, ये इंसिडेंस का फार्मूला था। जब हमें इंसिडेंस नहीं मिला तो हमें रिलेटिव रिस्क नहीं मिलेगा। केस कंट्रोल स्टडी में अगर इंसिडेंस नहीं मिल रहा है तो रिलेटिव रिस्क नहीं मिल सकता, क्योंकि रिलेटिव रिस्क का क्या फार्मूला था, इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड अपॉन इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड। जब रिलेटिव रिस्क नहीं मिल रहा तो ये कैसे इसको एट्रीब्यूट किया जाए, कैसे इसको देखा जाए कि हाँ जो हमारे जो पॉजिटिव फैक्टर थे, एजेंट थे, उन्होंने ही ये डिजीज काज की। तो उसके लिए एक चीज लाई गई, टू एस्टिमेट, एस्टिमेट करना रिलेटिव रिस्क। रिलेटिव रिस्क तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हम उस रिलेटिव रिस्क के लम सम में लगभग लगभग वाली बात करेंगे यहाँ पे कि हाँ ये इस हद तक काज कर सकता है। तो हमने एस्टिमेट किया, और एस्टिमेट करने के लिए जो फार्मूला लाया गया वो था आर्ट्स रेशियो।
ये ऑड्स रेशियो क्या है? एस्टिमेट ऑफ रिलेटिव रिस्क। दिस ऑड्स रेशियो इज एस्टिमेट ऑफ रिलेटिव रिस्क। इसी को क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो भी कहते हैं। फार्मूला था एडी अपॉन बीसी। फार्मूला याद रखिएगा ये वाला, एडी अपॉन बीसी। केस कंट्रोल स्टडी सुटेबल है किसके लिए? इन्वेस्टिगेशन ऑफ रेयर डिजीजेस के लिए। इससे और बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि ये इनएक्सपेंसिव है। फॉलो अप का कोई झंझट नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि आउटकम आ चुका है। आउटकम आ चुका है, जो रिजल्ट हमें मिलना था वो मिल चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक्सपोजर से उसको रिलेट कर रहे थे, तो फॉलो अप का कोई टेंशन नहीं था। नो लॉस टू फॉलो अप। जब फॉलो अप नहीं करना है तो कम लोगों में ही, कम लोग जैसे एनालाइज करने वाले डेटा को कलेक्ट, वो भी कम ही लोग मिलेंगे, तब भी काम चल जाएगा आपका। तो इनएक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा खर्चीली भी नहीं किए। हाँ, ये चीजें थी इसमें। तीसरी हमारी जो आई थी क्रॉस सेक्शनल स्टडी, जिसका दूसरा नाम था प्रिवेलेंस स्टडी। प्रिवेलेंस स्टडी के बारे में हमने बताया था। ये क्या है? स्नैपशॉट ऑफ द पॉपुलेशन। ये हमने मान लीजिए ये एक पॉपुलेशन ग्रुप है, 5,000 यहाँ की पॉपुलेशन है, एक टाउन है। हमने क्या किया? बस एक टुकड़ा यहाँ से निकाल लिया। जैसे मान लीजिए इसको, इस एक टुकड़े को हम पढ़ रहे हैं, इसी एक टुकड़े को हमको पढ़ना है। मान लीजिए इसमें 500 लोग आ गए थे। यहाँ पे जो हमें रिजल्ट निकलेगा, यहाँ पे जो हमें रिजल्ट मिलेगा, हम इसको इस पूरे पॉपुलेशन पे प्रोजेक्ट कर देंगे। किसी डिजीज को हमें जानना था, 5,000 की पॉपुलेशन को हमने नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ कितने लोगों को पढ़ा? 500 लोगों को। यानी एक क्रॉस सेक्शन हमने उठा लिया, यहाँ से एक सेक्शन को कट करके हमने निकाल लिया, और वो 500 लोग थे, उन्हीं पे हमने पढ़ा, और जो हमें रिजल्ट मिला उसको हमने इन 5,000 लोगों पे चिपका दिया। यानी पूरी पॉपुलेशन पे हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट करके बता दिया कि हाँ, इस डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन इस पूरी पॉपुलेशन में इतने % है। ठीक, ये क्या बताता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजीज रादर देन एटियोलॉजी। और ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी है। इससे हमें क्या मिला? कोहार्ट स्टडी से हमें इंसिडेंस रेट मिल गया था। केस कंट्रोल स्टडी से ऑड्स रेशियो, क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो था। क्रॉस सेक्शनल स्टडी से हमें मिला प्रिवेलेंस ऑफ द डिजीज। प्रिवेलेंस ऑफ द डिजीज में हमने क्या पढ़ा था? इसका फार्मूला, प्रिवेलेंस ऑफ द डिजीज में टोटल नंबर ऑफ केसेस। यहाँ पे क्या थे? टोटल नंबर ऑफ केसेस। इसमें क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ केसेस की जब बात आती है तो इसमें न्यू प्लस ओल्ड दोनों केसेस को जोड़ के लिया जाता है। और इसका जो डिनोमिनेटर है, यहाँ वहाँ क्या था? पॉपुलेशन एट रिस्क। इंसिडेंस में जो डिनोमिनेटर था पॉपुलेशन एट रिस्क, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होगा वो टोटल पॉपुलेशन होगी। क्या होगी? टोटल पॉपुलेशन। ये बहुत कंफ्यूजिंग है। इसका जो मल्टीप्लायर है ये 100 था, तो इसलिए प्रिवेलेंस क्या हो गया? प्रपोर्शन। पी से प्रिवेलेंस, पी से प्रपोर्शन। याद रखिएगा, प्रिवेलेंस इज ए प्रपोर्शन ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। हमेशा इसका रिजल्ट जो आएगा वो परसेंटेज में हम इसको डिनोट करके बताते हैं। प्रिवेलेंस की पूरी डेफिनेशन कल बताई थी मैंने। ठीक, ये थी क्रॉस सेक्शनल स्टडी। चौथी स्टडी जिसके बारे में बहुत थोड़ा सा हमें जानना था, इकोलॉजिकल स्टडी, जिसको कोरिलेशनल स्टडी भी कहते हैं। लीस्ट प्रिफरेबल है, तो बहुत ज्यादा इसमें कोई वो इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। ये क्या बताती है? ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है। लाइक अगर हम बात करें इकोलॉजिकल स्टडी की, तो हम पूरे पूरे ना कंट्री को पढ़ते हैं, अलग अलग जगह पे। इक्वेटर पे रहने वाले को हमने पढ़ लिया, हमने जो पोल्स पे रह रहे थे उनको पढ़ लिया, हमने जो ओशन के अराउंड थे, जो जो समंदर से किनारे थे, नजदीक थे, उनको पढ़ लिया। उनकी अलग अलग खसूसियात हमें जो मिल रही थी, हम नहीं कहते कि अमेरिकन में ये चीज कॉमन है, नेग्रोज में ये कॉमन है, इस तरीके से कहते हैं ना। तो ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हमें मिल रही थी इकोलॉजिकल स्टडी में। इसका जो यूनिट ऑफ स्टडी थी इकोलॉजिकल स्टडी की, ये पॉपुलेशन। बाकी तीनों स्टडी का इंडिविजुअल था यूनिट ऑफ स्टडी। पॉपुलेशन यूनिट ऑफ स्टडी थी इकोलॉजिकल स्टडी की। ठीक, अब यहाँ से ये 2 सवाल कल भी मैंने बताए थे। मोस्ट आइडियल मेथड टू एलिमिनेट कंफाउंडिंग। मोस्ट आइडियल लगा हुआ है, मोस्ट आइडियल मेथड टू एलिमिनेट कंफाउंडिंग। आज किसी को नहीं याद है? कोई एक आदमी तो बता दे। सर रैंडमाइजेशन। यस, रैंडमाइजेशन जो था वो मोस्ट आइडियल मेथड था। अभी आगे रैंडमाइजेशन पूरा आएगा।
रेंडमाइजेशन जो था ये मोस्ट आइडियल मेथड था कंफाउंडिंग के लिए, रोकने के लिए या खत्म करने के लिए। मैचिंग जो करते हैं ये मोस्टली सुटेबल है किसके लिए? केस कंट्रोल स्टडी में। केस कंट्रोल स्टडी में हम मैचिंग कराते हैं टू एलिमिनेट या कंट्रोल नॉन कंफाउंडिंग फैक्टर्स। यहाँ पे देखिएगा अभी मैंने नॉन कंफाउंडिंग फैक्टर्स बताए थे क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। नॉन कंफाउंडिंग फैक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए मैचिंग कराई जाती है किसमें? केस कंट्रोल स्टडी में। ठीक। अब जब भी कोई स्टडी होती है, कोई हम कहीं पे कोई स्टडी कर रहे हैं तो उसमें कुछ एरर आ सकती है, हर जगह मार्जिन ऑफ एरर लेके चला जाता है हर चीज में। एरर क्या थी? दो तरीके से एरर होती हैं जब भी हम कोई स्टडी करते हैं एपिडेमियोलॉजिकल, तो उसमें दो तरीके से एरर आ सकती है, कमी आ सकती है, गलतियां हो सकती हैं। एक का नाम दिया गया रैंडम एरर, दूसरे का नाम दिया गया सिस्टमेटिक एरर। रैंडम एरर्स का दूसरा नाम आया सैम्पलिंग एरर, यानी जो हम सैंपल इकट्ठा कर रहे थे, जो सैंपल इकट्ठा कर उसमें कोई कमी हो जाए, कोई गलती हो जाए हमसे, तो उससे जो होगा रिजल्ट में तब भी वहां पे फर्क आएगा। तो जो रैंडम एरर्स थी उसी का नाम दे दिया गया सैम्पलिंग एरर। जैसे मैं बताता हूँ, हमने किसी एक स्टडी लेनी थी किसी एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में या किसी टाउन में, ठीक है, वहाँ के लोग थे, उन्हीं को हमको शामिल करना था अपने सैंपल में। कुछ लोग ऐसे भी वहाँ पे थे जो अभी एक महीना पहले आके वहाँ बस गए थे, पहले से नहीं थे, अभी एक महीने 15 दिन पहले आके वहाँ पे वो बस गए। उनमें से भी हमने एक दो को शामिल कर लिया अपने। वो कहीं और से होके आए थे, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कहीं और से इन्फ्लुएंस थी। तो वो क्या हुआ, सैंपल हमने लिया, हमें नहीं पता था उस वक्त जब हम गए सैंपल लेने, तो वो उस गांव में मिले, उस कस्बे में हमें मिले, हमने उनको भी शामिल कर दिया, लेकिन 10-15 दिन पहले वो कहीं और से होके आए थे। ये चीज हो गई सैम्पलिंग एरर। डाइवर्जेंस ड्यू टू चांस लोन, खुद ब खुद हो जाता है, हम ना चाहते हुए भी इसमें ये कमी आ ही जाती है। और दूसरी चीज ये है कि जब भी हम सैंपलिंग करते हैं, सैंपल साइज इकट्ठा करते हैं कहीं से, तो इसको हम खत्म नहीं कर सकते, कभी कुछ ना कुछ एरर आ ही जाती है, कैन नॉट बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड। तो अब सवाल ये आता है कि एलिमिनेट नहीं हो सकती तो कम से कम तो की जा सकती है ना, एटलीस्ट उसको हम कम कर सकते हैं। हाँ? हम अगर उसको पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते तो उसका रास्ता ये आया कि अब इसको कम किया जा सकता है। कैसे कम कर सकते हैं सैम्पलिंग एरर को? हम कैसे कम कर सकते हैं? इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि इंक्रीज द नंबर ऑफ सैंपल या इंक्रीज नंबर ऑफ सैंपल्स, यानी अपने सैंपल साइज जो है उसको बढ़ा दीजिए। जितना ज़्यादा सैंपल साइज होगा सैम्पलिंग एरर उतनी ही कम आएगी। कैसे? मान लीजिए हमने 10 सैंपल लेने थे, 10 लोगों को अपने सैंपल साइज, हमारा सैंपल साइज जो था वो 10 लोगों का था, 10 में से 9 तो सही थे, जो हमारी इंक्लूजन क्राइटेरिया था उसके अकॉर्डिंग 9 तो हमें मिल गए, 10वां क्या था, बाहर से आया हुआ था, वो भी हमारे इसी सैंपल में शामिल हो गया। तो रिजल्ट हमारा जो है वो 9 पे ही प्रोजेक्ट हो पाएगा, यानी 10वां जो है वो एरर तो दिखा देगा। 9 लोगों का अगर हमें रिजल्ट मिला तो कितना, 90% हमारा उससे सही मानेंगे हम उसको। अब मान लीजिए सैंपल साइज हमने बढ़ा के 100 कर दी, और इसमें से 95 लोग थे ये जेन्युइन थे, 95 लोग क्या थे, जेन्युइन थे। सिर्फ 5 ऐसे थे जो बाहर से आए हुए थे, जो इंक्लूजन क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहे थे, फिर भी वो एंट्री उनकी हो गई थी हमारे सैंपल साइज में। अब जो रिजल्ट आएगा वो 95% का आएगा, प्रिसीजन रेट जो हमारा हो जाएगा वो 95% का हो जाएगा। जितना ज्यादा हम सैंपल साइज बढ़ाते जाएंगे उतनी ही ज्यादा सैंपलिंग एरर कम होगी, लेकिन कंप्लीटली कभी वो खत्म नहीं हो सकती सैंपलिंग एरर। ये चीज, दो चीज इसमें थी। एक तो ये था कि रैंडम एरर को सैंपलिंग एरर कहते हैं, और ये कभी पूरी तरीके से हम इसको खत्म नहीं कर सकते। इसको कम किया जा सकता है कैसे? सैंपल साइज को बढ़ाकर। जितना ज्यादा सैंपल साइज होगा रैंडम एरर उतनी ही कम आएगी, लेकिन कंप्लीटली खत्म नहीं हो सकती। ये थी। अब सिस्टमेटिक एरर क्या थी? सिस्टमेटिक एरर का नाम दे दिया गया बायस। बायस थोड़ा बहुत लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या होता है। बायस क्या होता है? जब हम स्टडी कर रहे थे, हमने सैंपल साइज ले लिया, मान लीजिए यहाँ से हम इस स्टेप से गुजर गए। अब जब हम स्टडी कर रहे थे तो उसमें 4 चीजें होती हैं बहुत कॉमन। डेटा को कलेक्ट किया जाता है, कंपाइल किया जाता है सिस्टमेटिक वे में, उसका एनालिसिस होता है, और फिर उससे रिजल्ट का इंटरप्रेट करते हैं, हम रिजल्ट निकालते हैं, बताते हैं हाँ इससे ये इफेक्ट था, ये इफेक्ट आया। इस दौरान, इन चारों के दौरान जो कमियां होंगी, जो गलतियां होंगी, उसको बायस कहा गया। उसको क्या कहा गया? बायस कहा गया। इसको दूसरा नाम क्या था? सिस्टमेटिक एरर।
ये बेसिकली 3 टाइप की होते हैं। सिस्टमेटिक एरर्स जो होते हैं, बायस जो होते हैं, वो 3 तरीके के होते हैं। एक तो होता है सब्जेक्ट बायस, दूसरा इन्वेस्टिगेटर बायस, और तीसरा जो है एनालाइजर बायस। सब्जेक्ट बायस क्या हुआ, जो स्टडी सब्जेक्ट है, इससे रिलेटेड जो हमें इस दौरान कोई कमी मिली, उसको हम सब्जेक्ट बायस है। इसमें दो टाइप्स होती हैं। एक होता है अटेंशन बायस, अटेंशन बायस, इसी का दूसरा नाम था हाथॉर्न इफेक्ट, HAWTHORNE, हाथॉर्न इफेक्ट। ठीक, ये था अटेंशन बायस। ये सब्जेक्ट बायस की ही सब टाइप है, अटेंशन बायस। दूसरा था रिकॉल बायस, ये दोनों ही सब्जेक्ट बायस के टाइप है। हाँ, अटेंशन बायस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट जिसको हम स्टडी ग्रुप में हमने शामिल किया है, जब इसे पता चल गया कि हाँ इसको स्टडी के लिए, फॉलोअप के लिए बुलाया जा रहा है, इसको देखा जा रहा है, किसी काम के लिए इसको पढ़ा जा रहा है, तो ये क्या करेगा। मान लीजिए नॉर्मल हालात में ये सही था, हमने बुलाया फॉलोअप पे, 15 दिन के बाद तुम आना, हम देखेंगे तुम पे क्या इफेक्ट आया। 15 दिन बाद वो सही था, आते ही अरे डॉक्टर साहब मेरे कमर में भी दर्द हो गया, मेरे पैर में दर्द है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, और ढेर सारे उसने और आपको गिना दिए सिम्टम, जबरदस्ती का। इसी को कहा जाता है अटेंशन बायस। इसको क्या नाम दिया गया, अटेंशन। क्योंकि जब उसे ये पता चल गया कि हाँ आज उसको एनालाइज किया जाएगा, उसकी स्टडी हो रही है, तो अब वो जानबूझ के और बहुत सारी चीजें उसी में डाल रहा है। कुछ नहीं था, उसे सही था, आपके पास आया फॉलोअप पे, उसने ढेर सारी और आपको गिना दिए सिम्टम्स, सर दर्द कर रहा है, चक्कर आ रहे हैं, पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, पैर लड़खड़ा रहे हैं, बहुत सारी चीजें उसने बता दी, जबकि उसे वो एक्चुअल में था नहीं। तो इसको नाम दिया गया अटेंशन बायस का। हाँ, दूसरी चीज आती है रिकॉल बायस। रिकॉल बायस का मतलब ये होता है कि जो मेमोरी मेमोरी अब कोई अटेंशन बायस था, उसने बता दिया ये सारी चीजें, सब्जेक्ट हमारा जो था, रिकॉल बायस कैसे करता है। अब जो हमने दो, मान लीजिए एक केस था, एक कंट्रोल ग्रुप था। कंट्रोल ग्रुप क्या था, हेल्दी पॉपुलेशन थी। अगर मान लीजिए ये हेल्दी ग्रुप था, इसको डिजीज नहीं थी, इसको डिजीज थी, इसको डिजीज थी। इससे जब हम इसकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे डिजीज्ड पर्सन से, तो वो प्रीवियस इवेंट ज्यादा बेहतर तरीके से बताएगा। मान लीजिए उसे कभी एमआई का अटैक आया था, उसे कभी हार्ट अटैक आया था, तो वो बताएगा हाँ डॉक्टर साहब 5 साल पहले अचानक से उसे सीने में दर्द उठा था, वो हॉस्पिटल गया था, उसकी जबान के नीचे एक गोली रख दी गई थी, कुछ देर के बाद वो सही हो गया था। ये सारी चीजें वो बड़े सिस्टमेटिक वे में बताता चला जाएगा, पास्ट इवेंट अपने बताएगा, जिसको एक्चुअल में बीमारी हो चुकी थी। अब जो सही है, जो कंट्रोल ग्रुप है, ये कहेगा हाँ पता नहीं, याद है, मुझे नहीं याद है, इस तरीके से वो गोल मटोल जवाब देता है। तो इसको दूसरा, इसका नाम दिया गया रिकॉल बायस। और ये अटेंशन बायस या रिकॉल बायस दोनों क्या है, सब टाइप है किसकी, सब्जेक्ट बायस की। अटेंशन बायस का दूसरा नाम था हाथॉर्न इफेक्ट। इन्वेस्टिगेटर बायस में क्या आता है, इन्वेस्टिगेटर बायस में यानी एरर इंट्रोड्यूस्ड बाय इन्वेस्टिगेटर। मान लीजिए मैं कोई स्टडी कर रहा हूँ, मेरा अभी चल रहा है, मेरी स्टडी है प्री डायबिटीज की, प्री डायबिटीज पे मान लीजिए मैं सैंपल इकट्ठा कर रहा हूँ। कैसे मैं उसमें एरर इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ, ये मैं बता रहा हूँ। मैंने सैंपल इकट्ठे किए, मेरा जो फास्टिंग की वो थी, रेंज थी, वो थी 100 to 125 मिलीग्राम पर डेसीलिटर, ब्लड ग्लूकोज की जो फास्टिंग की रेंज थी ये थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्क्रीन कर रहा हूँ, मुझे बहुत सारे सैंपल मिल गए, वो ढेर सारे सैंपल मिल गए, लेकिन मैं जानबूझ के ऐसे ले रहा हूँ जिनकी रेंज जो है ना 100 से 105 के बीच में है। इनको ज्यादा से ज्यादा अपने स्टडी ग्रुप में, अपने केस वाले ग्रुप में मैं शामिल कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा जिनका यहीं पे एक नैरो रेंज में है। बाकी लोगों को डिस्कार्ड कर रहा हूँ, किसी से बहुत कम लोगों को, 120 115 वाले को बहुत कम मैंने शामिल किया, ज्यादातर 100 से 105। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब मैं डेटा को इंटरप्रेट करूंगा बाद में, मेरा हो सकता है भाई 2-4 मिलीग्राम तो ऑटोमेटिक वेरिएशन से ही सही हो जाते हैं बाद में। जब मैं उसको फर्स्ट फॉलो अप में बुलाऊंगा अगले, तो हो सकता है जो मैंने 102 वाले को लिया था उसकी 95 आ जाए। अब मैं कहूंगा मेरा रिजल्ट बहुत शानदार, सिर्फ 15 दिन में ही मेरी दवा ने काम कर दिया। हाँ, 105 वाला था, वो घट के 99 पे आ गया, मेरी दवा बहुत अच्छी चल रही है। हो सकता है 125 वाला 122 पे ही अटक जाता है। यहाँ तो अभी वो प्री डायबिटिक रेंज में ही था। तो कोशिश मैंने क्या की, मैंने खुद जानबूझ के ऐसे लिए जिनकी रेंज बहुत कम थी, मुझे यहाँ तक लेना था 100 से 125 का। तो मैं इन्वेस्टिगेटर था, मैंने इस तरीके से किया, खुद से एरर को इंट्रोड्यूस किया। इसको नाम दिया गया सिलेक्शन बायस का। मैं खुद से सेलेक्ट कर रहा हूँ जानबूझ के ऐसे
जिन पे आसानी के साथ मैं अपने रिजल्ट को इंटरप्रेट कर सकूं। इसको नाम दिया गया सिलेक्शन बायस का। अब तीसरी चीज आती है एनालाइजर बायस। एनालाइजर बायस ये होता है जो एनालिसिस करता है, जो डेटा को एनालिसिस करता है। मान लीजिए मैं अब ये इन्वेस्टिगेशन ही तो करा रहा हूँ, इंक्लूजन या एक्सक्लूजन क्राइटेरिया हो गया, या फिर हम हर फॉलोअप पे बुलाते हैं तो हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट कराते हैं उसका, ब्लड सैंपल लिया, ईसीजी लिया, चेस्ट एक्सरे जो भी ले रहे हैं हमारी जो भी स्टडी में है, तो हम क्या करते हैं, उसको एनालाइज कराते हैं। जो ये बंदा कर रहा है, मान लीजिए मेरा लैब वाला था जो ब्लड सैंपल ले रहा था, मैंने उससे क्या कहा, भाई इसके सैंपल में जो रिएजेंट है ना वो थोड़ा ज्यादा करके मिला देना। ज्यादा करके मिलाएगा, ब्लड ग्लूकोज जल्दी से कम हो जाएगी, ज्यादा कम आ जाएगी। तो ये जो एनालाइजर था इसने अपनी तरफ से एरर डाल दी मेरे कहने पे, या खुद से ही उसकी गलती से ही वो चीज हो गई। तो जो प्री डायबिटिक था अभी, जिसकी 105 आनी थी, उसकी हो सकता है 90 आ जाए, क्योंकि उसने क्या किया था, उसने सैंपल में रिएजेंट को ज्यादा डाल दिया था। या क्या कर सकता है, रिएजेंट कम डाल दे, तो जिसका 95 एक्चुअल में आना चाहिए था उसका अभी भी 112 आ रहा है। दोनों तरीके से हो सकता है। तो जो एनालाइजर था उसकी तरफ से जो गलती हो गई, जो उसने एरर अपनी तरफ से उसमें इंट्रोड्यूस करा दी, उसको कहा गया एनालाइजर बायस। ये बायस समझ में आया? जी सर। जी। यहाँ पे इसकी बेसिक यही 3 टाइप की होती है, हर स्टडी में ये होता है। ये जो बायस होते हैं ये हो ही जाते हैं, या एरर कह लीजिए, ये कुछ ना कुछ रहते ही हैं। भाई जाहिर सी बात है, मैं अगर स्टडी कर रहा हूँ, मैं चाहूंगा ना कि मेरी स्टडी का रिजल्ट अच्छा आ जाए। जुगाड़ तो हर आदमी लगाता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, वो खुद से एरर इंट्रोड्यूस करा देता है। इसमें एक बायस और होता है बहुत ही, हालांकि कम से कम 10-12 किस्म के बायस और दिए गए हैं। एक बायस बड़ा कॉमन होता है, कई बार उसका उसका नाम है इस तरीके से कि वो आता रहता है आपके, बर्कसोनियन बायस उसका नाम है। बर्कसोनियन बायस, इसी का दूसरा नाम है एडमिशन हॉस्पिटल एडमिशन रेट बायस, ये इसका नाम दे। ये क्या होता है, बर्कसोनियन बायस या हॉस्पिटल एडमिशन रेट बायस? इसमें क्या होता है, जब हम केस और कंट्रोल को ले रहे हैं, केस और कंट्रोल को मान लीजिए हम किसी हॉस्पिटल से ले रहे हैं, केस तो ले लिया, अब जो कंट्रोल था जाहिर सी बात है उसको वो डिजीज तो नहीं होनी चाहिए जो हम स्टडी कर रहे थे। वो 4 दिन में वो डिस्चार्ज हो गया, वो चला गया अपने घर, वो आराम से मौज कर रहा है। तो जो ये था एडमिशन रेट था, इसमें इफेक्ट आ जाएगा आपको। नंबर ऑफ स्टेइंग जो हो जाएगी, जो कंट्रोल की है उसकी कम रहेगी, जो केस है उसकी स्टेइंग ज्यादा हो जाएगी। तो इसको जो ट्रीटमेंट मिल रहा था वो बेहतर मिल रहा था, ये अपने घर गया, हो सकता है इसने इसको एक्सपोजर किसी और चीज का हो गया था जो कंट्रोल था। तो इस हॉस्पिटल रेट के एडमिशन से जो बायस निकल के आता है उसको नाम दे दिया गया बर्कसोनियन बायस। बर्कसोनियन बायस इसका नाम दे दिया गया बस। और भी 8-10 किस्म के बायस होंगे, उसको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। मेन क्या थी, बायस 3 तरीके के होते हैं, सब्जेक्ट बायस, इन्वेस्टिगेटर बायस और एनालाइजर बायस। सब्जेक्ट के 2 टाइप आए, अटेंशन बायस, या जिसका दूसरा नाम हमने दिया हाथ हार्म इफेक्ट। दूसरा था रिकॉल बायस। अटेंशन बायस में ये था जो स्टडी सब्जेक्ट था वो खुद से कोई एरर इंट्रोड्यूस करा दे, आपको आके अलग अलग तरीके के सिम्टम बताने लगे, जो आप पूछना चाह रहे हैं उसको छोड़ के वो बाकी सब कुछ बता रहा है, खुद से इसने वो एरर दे दी। रिकॉल बायस में ये होता है कि जैसे केस है वो अपने पास्ट इवेंट को ज्यादा बेहतर तरीके से बताएगा, और जो आपका कंट्रोल है वो कहेगा मुझे तो कुछ कर नहीं रहे, क्या फायदा, वो गोल मटोल जवाब दे के चला जाएगा, हाँ हुआ था, याद नहीं है, पता नहीं क्या किया गया था मेरे साथ, इस तरीके से वो बता देगा। हाँ। इन्वेस्टिगेटर बायस में जो इन्वेस्टिगेटर था, जो उस स्टडी को कर रहा था, वो अपनी तरफ से जो एरर इंट्रोड्यूस करे, सैंपल को इकट्ठा करते वक्त, या जो वो सैंपल साइज ले रहा था उसमें किस तरीके के लोगों को लेना था, वो उसको नाम दे दिया गया सिलेक्शन बायस। हाँ, उसको नाम दे दिया गया सिलेक्शन बायस। एनालाइजर बायस जो डेटा को कलेक्ट करके एनालिसिस के लिए जो इस्तेमाल, जो एनालाइज कर रहा था, एनालिसिस कर रहा था, उसने अपनी तरफ से जो एरर दे दी वो एनालाइजर बायस हो गया। एक स्पेशल टाइप का ये बर्कसोनियन बायस है, इसी का दूसरा नाम है हॉस्पिटल एडमिशन रेट बायस। इसमें अलग अलग केस का एडमिशन रेट अलग हो जाएगा, और कंट्रोल का एडमिशन रेट अलग रहेगा, वो कम दिन के लिए आएगा, जल्दी से चला जाएगा। जो केस है आपका वो ज्यादा दिन तक स्टे करेगा। इसका नाम दे दिया गया था बर्कसोनियन बायस का। ठीक, इसका नाम दे दिया गया बर्कसोनियन बायस का। अब ये चीज आई कि भाई बायस तो हो रहे हैं, जैसे हर चीज को हम कम कर रहे हैं, जैसे नॉन कंफाउंडिंग फैक्टर को
एलिमिनेट करना था, कंट्रोल करना था, उसके लिए हमने क्या की, मैचिंग की। हाँ, नॉन कंफाउंडिंग फैक्टर को एलिमिनेट करने के लिए, कम करने के लिए हम क्या करा रहे थे, मैचिंग कर रहे थे। तो अब सवाल ये उठता है कि इन बायस को कैसे खत्म किया जाए, इन बायस को कैसे कम किया जाए। उसके लिए एक चीज दी गई, एक टर्म आया ब्लाइंडिंग का। ब्लाइंडिंग, ब्लाइंड के माने समझते हैं ना, अंधा हो कौन जाना। इसमें ब्लाइंडिंग को 3 तरीके से किया गया। एक नाम दे दिया गया सिंगल ब्लाइंडिंग, एक थी डबल ब्लाइंडिंग। ये जो स्टडी होती है इस तरीके से की जाती है, डबल ब्लाइंडिंग, प्लेसिबो कंट्रोल, ट्रिपल ब्लाइंडिंग। तीसरी जो होती है वो ट्रिपल ब्लाइंडिंग होती है। सिंगल ब्लाइंडिंग में क्या होता है, सिंगल ब्लाइंडिंग में जो स्टडी सब्जेक्ट होता है हमारा, जिससे हम स्टडी को कंडक्ट कर रहे हैं, जो स्टडी सब्जेक्ट होता है, इसे ये नहीं पता होता, इसे ये नहीं पता होता कि इसे क्या ट्रीटमेंट दिया जाना है या क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जब इसे ये नहीं पता, सिंगल ब्लाइंडिंग में जो हमारा स्टडी सब्जेक्ट होता है, इसे नहीं पता होता कि इसे क्या ट्रीटमेंट मिल रहा है। स्टडी सब्जेक्ट डज नॉट नो अबाउट द ट्रीटमेंट। अब इसे जब पता ही नहीं कि इसे क्या ट्रीटमेंट मिल रहा है, हाँ, तो ये उस हिसाब से अपने आप को बहुत ज्यादा एरर नहीं दे पाएगा। जब इसको हमने ब्लाइंड कर दिया, इसे हम नहीं बता रहे कि हम तुम्हें कौन सी दवा दे रहे हैं, ये हम नहीं बता रहे हैं, तो इससे क्या चीज खत्म हो जाएगी, सिंगल ब्लाइंडिंग से जब हमने स्टडी सब्जेक्ट को ब्लाइंड कर दिया, उसे नहीं पता उसे क्या ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो जो सब्जेक्ट बायस होता है, जो अभी हमने पढ़ा था ना सब्जेक्ट बायस, तो जो सब्जेक्ट बायस हो जाता है, इसमें बहुत हद तक कमी हो जाती है, रिड्यूस हो जाता है, सब्जेक्ट बायस कम हो जाता है या खत्म हो जाता है सिंगल ब्लाइंडिंग से। डबल ब्लाइंडिंग में क्या हुआ कि जो स्टडी सब्जेक्ट था ये तो था ही, आपका स्टडी सब्जेक्ट जो था ये तो था ही, प्लस जो इन्वेस्टिगेटर, यानी अगर मान लीजिए मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, तो मुझे भी नहीं पता कि क्या ट्रीटमेंट दिया जाना है, इसको कैसे करते हैं। मान लीजिए हम एक स्टडी कर रहे थे, उसमें जो हमारी ट्रीटमेंट मोडेलिटी थी, मान लीजिए पाउडर था, हम किसी चीज़ का सफूफ बना के दे रहे थे, सफूफ को क्या किया गया, कैप्सूल में भर दिया गया। सफूफ को कैप्सूल फॉर्म में भर दिया गया और ऊपर कलर कर दिया गया इस तरीके से कि अंदर हमें ना पता चले कि इसमें सफूफ है या क्रिस्टल है, ग्रेन्यूल्स है, जो भी है। ये हो गया, ये तो हमारी दवा थी। दूसरी चीज इसमें क्या, कंट्रोल को क्या देना था, कंट्रोल को प्लेसिबो, ज्यादातर प्लेसिबो कंट्रोल स्टडीज होती हैं, तो उसमें प्लेसिबो में हम क्या देते हैं, स्टार्च, ज्यादातर स्टार्च दिया जाता है, या व्हीट फ्लोर, आटा दे देते हैं सिंपल। आटे को भी हमने उसी रंग के कैप्सूल में भर दिया, उसी रंग के कैप्सूल में हमने आटे को भी भर दिया, और हमको बाहर से ये दोनों कैप्सूल दे दिए गए, बस नाम क्या रख दिया गया, एक का ए एक का बी। हमसे ये क्या कहा गया कि तुम जिसको जिसको भी दो उसके आगे खाली ए लिख दो और बी लिख दो, जिसको ये वाला दे रहे हो सिर्फ ये वाला, उससे बी लिख देना, जिसको ये दे रहे हो ए लिख देना। हमें नहीं पता दोनों में क्या है, दोनों के ऊपर से कैप्सूल के कलर सेम थे और डार्क कलर था, ट्रांसपेरेंट नहीं था, तो अंदर हमें दिख भी नहीं रहा था क्या है। स्टडी सब्जेक्ट को भी नहीं पता उसे क्या मिला, आटा मिला या सफूफ मिला, हमें भी नहीं पता हमने किसको आटा दिया किसको सफूफ दिया। इसको कहते हैं डबल ब्लाइंडिंग। तो डबल ब्लाइंडिंग क्या करती है, सब्जेक्ट बायस और इन्वेस्टिगेटर बायस इन दोनों को खत्म करती है एक हद तक। सब्जेक्ट बायस और इन्वेस्टिगेटर बायस, ये डबल ब्लाइंडिंग जो आपकी होती है, ये दोनों को कम कर देती है, खत्म कर देती है। ठीक, तीसरी चीज थी ट्रिपल ब्लाइंडिंग। ट्रिपल ब्लाइंडिंग में क्या हुआ, जब इन दोनों को नहीं पता है, कुछ नहीं पता, ना स्टडी सब्जेक्ट पता ना इन्वेस्टिगेटर को ही पता, जब मुझे ही नहीं पता मैं किसको क्या दे रहा हूँ, तो भाई एनालिसिस करने वाले को क्या पता। वो तो भाई कोई भी सब्जेक्ट आया, चलो भाई तुम अपना सैंपल निकलवाओ या चलो इसको पढ़ लो, इसका ये आया, इसमें कुछ नहीं कर पाएगा, क्यों, उसे पता ही नहीं कि ये कौन सा कंट्रोल ग्रुप था या डिजीज ग्रुप का था। तो ट्रिपल ब्लाइंडिंग में ये तीनों ही बायस खत्म हो जाते हैं। ट्रिपल ब्लाइंडिंग में सब्जेक्ट बायस, इन्वेस्टिगेटर बायस और एनालाइजर बायस, ये तीनों बायस खत्म हो जाते हैं। तो ब्लाइंडिंग समझ में आई। और ब्लाइंडिंग करते किस लिए हैं, बायस को मिटिगेट करने के लिए। ठीक, ये तो था एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी का, ऑब्जर्वेशनल स्टडी। अब हमें जो पढ़ना था, एक चीज इसे देख ली,
रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल को हमें पढ़ना था। रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल ये क्या थी? ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी थी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी की टाइप थी रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। इसके अलावा 3 तरीके की और स्टडी होती हैं, फील्ड ट्रायल, कम्युनिटी ट्रायल और क्या था, क्लिनिकल ट्रायल। ये थी, ये और रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, ये 4 तरीके टोटल हो गए। लेकिन हमें सिर्फ पढ़ना है किसको? रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल को, इसको नहीं पढ़ेंगे। तो बस नाम याद रखिएगा, एक फील्ड ट्रायल भी होता है, कम्युनिटी ट्रायल भी होता है, क्लिनिकल ट्रायल होता है। रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में यूनिट ऑफ स्टडी क्या है? पेशेंट्स है। यूनिट ऑफ स्टडी क्या है इसमें? पेशेंट्स हैं। 2 तरीके की रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जो स्टडी होती है, 2 तरीके की होती है। एक होती है कंकरेंट पैरेलल डिजाइन, कंकरेंट पैरेलल डिजाइन होती है। दूसरी जो होती है क्रॉसओवर, इसका नाम दे दिया गया क्रॉसओवर डिजाइन। कंकरेंट पैरेलल डिजाइन में क्या करते हैं? 2 ग्रुप हमने ले लिया, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बना दिया और एक कंट्रोल ग्रुप आपका बना लिया। हमने जो सैंपल साइज था, मान लीजिए हमारा टोटल सैंपल साइज था 100 लोगों का। 100 लोगों को फिर हम रेंडमाइज करते हैं, रैंडम तरीके से एलोकेट करते हैं, या तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में वो जाएं या तो कंट्रोल ग्रुप में जाएं। रेंडमाइजेशन कैसे करते हैं? स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर बाय विच पार्टिसिपेंट्स आर एलोकेटेड आइदर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। बहुत सारे तरीके हैं रेंडमाइज करने के। सैंपल साइज हमारे पास 100 लोगों का था, लेकिन उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है रेंडमाइज करने का? रैंडम नंबर टेबल। इसके अलावा कंप्यूटर जनरेटेड रेंडमाइजेशन भी हम करते हैं, कंप्यूटर जनरेटेड रेंडमाइजेशन भी हम कर सकते हैं। और लॉटरी मेथड भी है, लॉटरी से हमने पर्ची उड़ाई, एक एक्सपेरिमेंट, अगर आप एक्सपेरिमेंटल की तरफ आ गई तो उसको एक्सपेरिमेंट में डाल दिया, दूसरी पर्ची उड़ाई वो कंट्रोल की तरफ आया उसको कंट्रोल में डाल दिया। मल्टीपल मेथड है रैंडमाइजेशन के, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड क्या है? रैंडम नंबर टेबल है। हमने जो सैंपल लिए थे उनको हम अब ऑटोमेटिक नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम रैंडम तरीके से कर रहे हैं। किसी को इसमें, कोई इसमें जा रहा है, कोई इसमें जा रहा है। तो रैंडमाइजेशन से भी क्या होता है? सिलेक्शन बायस, हमें पता ही नहीं कौन किस तरफ जाएगा। अब हम रैंडम नंबर टेबल से एक आंख बंद करके उठाया, केस की तरफ डाल दिया, दूसरा आंख बंद करके उठाया, हमने कंट्रोल की तरफ डाल दिया। तो हमारा जो था, हम जो सिलेक्शन कर रहे थे ग्रुप का, वो बायस खत्म हो जाएगा। सिलेक्शन बायस या इन्वेस्टिगेटर बायस जो होगा वो खत्म हो जाएगा इससे। और दूसरी चीज क्या थी? रैंडमाइजेशन से क्या होता है? रैंडमाइजेशन से कंफाउंडिंग और बायस ये दोनों खत्म हो जाते हैं। कंफाउंडिंग और बायस दोनों खत्म हो जाते हैं। कैसे? अभी बताते हैं। ये थी कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब समझ में आया ना? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप था। हमने जो पेशेंट लिए, ये जो हमारा सैंपल था उनको हमने एलोकेट किया रैंडम तरीके से। 100 का ग्रुप था, 50 एक्सपेरिमेंटल में आए, 50 आए कंट्रोल में, रैंडम तरीके से। हमें नहीं पता कौन किस तरफ गया, बस आ गया। क्रॉस ओवर डिजाइन में क्या होती है कि यही एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप होते हैं, हमने रैंडमाइज करके दे दिया, स्टडी की, दूसरी बार फिर स्टडी करेंगे। अब जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा उसको हम कंट्रोल ग्रुप बना देंगे, जो कंट्रोल ग्रुप होगा उसको हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बना देंगे, वाइस वर्सा कर देते हैं। इसी को नाम दे दिया गया क्रॉस ओवर डिजाइन का। रैंडमाइजेशन सबसे बेहतरीन तरीका क्या है रैंडमाइजेशन करने का? रैंडम नंबर टेबल। इसके अलावा लॉटरी मेथड भी है, हाँ? लॉटरी मेथड है, कंप्यूटर जनरेटेड भी हम करते हैं रैंडमाइजेशन, कंप्यूटर जनरेटेड भी हम कर देते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या था रैंडमाइजेशन करने का? रैंडम नंबर टेबल। सिलेक्शन बायस खत्म हो गया, अब कोई इस तरफ आ रहा है, कोई इस तरफ आ रहा है, उसमें हमारा कोई अख्तियार नहीं है, तो सिलेक्शन बायस को इसने खत्म कर दिया। कंपाउंडिंग कैसे खत्म करेगा? कंपाउंडिंग में मैंने बताया था ना कि अब मान लीजिए कुछ 100 लोग थे, उसमें हर एज के थे, हर एज के थे, हर एज के थे। तो जब हम रेंडमाइज कर रहे हैं तो हमें नहीं पता किस एज का किस ग्रुप में जाएगा, नहीं पता। हो सकता है कि इसमें 50 साल वाला भी आ जाए, 20 साल वाला भी आ जाए, 30 साल वाला भी आ जाए। उसी तरीके से यहाँ भी 45, 40, 30 साल वाला आ जाए। तो क्या हुआ कि दोनों तरफ लगभग लगभग बराबर तरीके से आ सकते हैं रेंडमाइजेशन से। तो क्या हुआ, उसने कंपाउंडिंग और बायस दोनों खत्म कर दिया। बायस में स्पेशली सिलेक्शन बायस को रेंडमाइजेशन खत्म कर दिया। कंपाउंडिंग मैंने बताया किस तरीके से खत्म हो सकता है, हाँ? तो इसीलिए बताया गया था कि जो
आइडियल मेथड है, मोस्ट आइडियल मेथड है कंपाउंडिंग को एलिमिनेट करने के लिए, वो रैंडमाइजेशन था। और मैचिंग जो हम करते हैं वो केस कंट्रोल स्टडी में, सिर्फ केस कंट्रोल स्टडी के लिए यूज होता है, वहां पे नॉन कंपाउंडिंग फैक्टर्स को खत्म करने के लिए। यहाँ पे नोन और अननोन दोनों कंपाउंडिंग फैक्टर्स खत्म हो जाएंगे। रैंडमाइजेशन क्या है, सुपीरियर है मैचिंग से। क्यों? क्योंकि रैंडमाइजेशन जो करता है वो नोन और अननोन दोनों कंपाउंडिंग फैक्टर्स को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है दोनों ग्रुप में। मैं बताया ना, मान लीजिए एज है, उसका जेंडर है, मैरिटल स्टेटस है, ये क्या हुआ, किसी में 50 साल का भी आ गया, इसमें भी 49, 50, 45 का आ गया, तो एज को बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इधर 10 मेल आ गए, इधर भी 10 मेल आ गए, तो बराबर का डिस्ट्रीब्यूट हो गया रैंडमाइजेशन। अननोन कंपाउंडिंग फैक्टर ये था कि कौन किस जगह रह रहा है ये हमें नहीं पता। जो लोकेलिटी है, हो सकता है बहुत शोर शराबे वाले में एक रह रहा हो, एक रह रहा हो बहुत ऐसी जगह रह रहा हो जहाँ पे शोर शराबा बिल्कुल ना हो। तो अब हमें नहीं उसको डिसाइड करना है, रेंडमाइजेशन से ही वो दोनों तरफ भेज दिए जाएंगे, वो रेंडमाइजेशन से ही दोनों तरफ चले जाएंगे। वो अननोन था, हमें नहीं पता था, लेकिन दोनों तरफ आ गए, उसको हमने नाम दिया अननोन कंपाउंडिंग फैक्टर का। और ये रेंडमाइजेशन जो होती है बोथ नोन एंड अननोन दोनों तरीके के कंपाउंडिंग फैक्टर्स को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करती है दोनों तरफ। ठीक। और मैचिंग क्या कर रही थी, सिर्फ नॉन कंपाउंडिंग फैक्टर्स को रोक रही थी। ठीक है ना, वेयर मैचिंग इज यूजफुल फॉर ओनली नॉन कंपाउंडिंग फैक्टर्स, ये चीज हो गई। अब यहाँ पे एक चीज ये देख लीजिए, हार्ट ऑफ ए क्लिनिकल ट्रायल, हार्ट ऑफ ए क्लिनिकल ट्रायल, ये क्वेश्चन आया हुआ है। हार्ट ऑफ ए क्लिनिकल ट्रायल किसको कहते हैं, किसी को आइडिया है? ये जो आपका रैंडमाइजेशन है, इसी रैंडमाइजेशन को हम कहते हैं हार्ट ऑफ ए क्लिनिकल ट्रायल। रैंडमाइजेशन को ही हार्ट ऑफ ए क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं। रैंडमाइजेशन सुपीरियर है किससे, मैचिंग से। क्यों? क्योंकि रैंडमाइजेशन नोन और अननोन दोनों तरीके के कंपाउंडिंग फैक्टर्स को खत्म करता है, जबकि मैचिंग क्या कर रही थी, सिर्फ नॉन कंपाउंडिंग फैक्टर को एलिमिनेट कर रही थी। मैचिंग किसके लिए यूजफुल है, केस कंट्रोल स्टडी के लिए। और रैंडमाइजेशन मोस्ट आइडियल मेथड या बेस्ट मेथड है कंपाउंडिंग फैक्टर्स को खत्म करने के लिए। इसी तरीके से बायस को रोकने के लिए क्या करवा रहे थे हम, ज्यादातर ब्लाइंडिंग कर रहे थे, लेकिन रेंडमाइजेशन से भी बायस को खत्म किया जा सकता है, स्पेशली सिलेक्शन बायस को। भाई किसी का माइक आना है, प्लीज वो बंद कर ले। अब एक चीज देख लीजिए, अब ये तो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल था। अब हम किसी ड्रग का अगर ट्रायल कर रहे हैं, किसी ड्रग का हम ट्रायल कर रहे हैं, तो उसको कैसे करते हैं, इस चीज को आप ध्यान में देखिए। हाँ? इस चीज, आप कोई भी ट्रायल होता है, क्लिनिकल ट्रायल किसी ड्रग का स्पेशली अगर हम कर रहे हैं, तो उसके दो फेज आते हैं। एक आता है प्री क्लिनिकल फेज, दूसरा आता है क्लिनिकल फेज। प्री क्लिनिकल फेज में क्या है, सिर्फ लैब एक्सपेरिमेंट करते हैं। यूनिट ऑफ स्टडी क्या होती है, एनिमल होती है। अक्सर चूहों पे स्टडी की जाती है, जैसे इल्मुल अदविया में हमारे यहाँ जो पीजी करते हैं, या कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में आप इल्मुल अदविया में अगर पीजी करेंगे तो वहाँ पे एनिमल स्टडी मस्ट है। किसी भी ड्रग को आपको जब भी स्टडी करनी है, एनिमल स्टडी वहाँ पे होती है। वो लैब एक्सपेरिमेंट है, प्री क्लिनिकल फेज है उस दवा का। सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं कि हाँ क्या ये वाकई में इफेक्टिव है। तो यूनिट ऑफ स्टडी प्री क्लिनिकल फेज में लैब एक्सपेरिमेंट की क्या हो गई, एनिमल हो गई। क्लिनिकल फेज, क्लिनिकल फेज के टोटल कितने फेज होते हैं, 5। फेज 0, 1, 2, 3 एंड 4, टोटल 5 फेज होते हैं क्लिनिकल के। एक बार हमने एनिमल पे स्टडी कर ली, लैब एक्सपेरिमेंट हमने कर लिया। अब जो फेज 0 होता है, फेज 0 में हेल्दी ह्यूमन वॉलेंटियर्स लिए जाते हैं, हेल्दी, इनमें कोई डिजीज नहीं होती। और जो दवा होती है उसकी सबसे कम मिनिमम डोज से हम शुरू करते हैं हमेशा। मिनिमम डोज से हम शुरू करते हैं, तो वो फेज 0 में आता है। हेल्दी ह्यूमन वॉलेंटियर्स पे किया हमने, उस दवा को टेस्ट किया। फेज 1 में क्या था, वॉलेंटियर्स हेल्दी ही थे, लेकिन अब हम क्या करें, डोज को बढ़ा रहे हैं। डोज को फेज 1 में हम डोज को बढ़ा रहे हैं लगातार। हम ये देख रहे हैं कि वो कहाँ तक, वो उसकी डोज जो है किस डोज तक वो तो टॉलरेट कर सकता है, कब तक उसकी टॉक्सिसिटी जाहिर नहीं हो सकती उस दवा की ना। जैसे कहते हैं ना, दर्जे सोम की सबसे ज्यादा कमियत रखती है। तो अगर दर्जे दोम की, दर्जे चारूम की, सॉरी, दर्जे दोम की है, उसको मैक्सिमम डोज क्या 10 ग्राम तक मान लीजिए हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम 10 ग्राम तक देंगे, देखेंगे कि क्या उससे कोई एडवर्स इफेक्ट आ रहा है कि नहीं उस दवा का, उस हेल्दी पॉपुलेशन पे, हेल्दी वॉलेंटियर पे। तो मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज जो होती है वो फेज 1 में देखते हैं। सेफ्टी और नॉन टॉक्सिसिटी प्रोफाइल यहीं से शुरू होती है दवा की। फेज 2 आया, फेज 2 क्या हुआ, पेशेंट पे। अब
हमें उस दवा के बारे में पता था, हमने एनिमल पे स्टडी करके ये जान लिया था कि हाँ ये इस पर्टिकुलर डिजीज में इस्तेमाल की जा सकती है, इसका इफेक्ट आ रहा है। फिर हमने क्या किया, माइक्रो डोजिंग हेल्दी ह्यूमन वॉलेंटियर्स पे किया। फिर उसकी हमने मैक्सिमम डोज तक लेके जाके उसकी हमने सेफ्टी और टॉक्सिसिटी प्रोफाइल चेक कर ली मैक्सिमम डोज देके। अब हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट लिए फेज 2 में हमने क्या किया, पेशेंट को लिया और उसकी जो डोज थी, जो इस डोज में से एक डोज फिक्स करके हमने उस दवा का अब देख रहे हैं इफेक्ट देख रहे हैं, उस दवा का इफेक्ट देख रहे हैं क्या वाकई में इस पेशेंट पे जो ये नोन डिजीज का केस था इस पे इस दवा का कुछ इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये चीज हम चेक करते हैं फेज 2 में। ठीक। अब फेज 3 था, फेज 3 का भी यूनिट ऑफ स्टडी क्या थी, पेशेंट ही थी। यहाँ पे ही देखिएगा, कंपेरिजन करते हैं किससे, एग्जिस्टिंग ड्रग से। अब मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिड लोअरिंग एजेंट जो हम यूज करते हैं नॉर्मली, जो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए स्टेटिन यूज किया जाता है मॉडर्न मेडिसिन में, वो स्टैंडर्ड थेरेपी है। और आपको किसी ने बता दिया कि आपका जो लहसुन है, गार्लिक, वो भी बहुत अच्छा लिपिड लोअरिंग एजेंट था। आपने एनिमल पे स्टडी कर ली पहले, आपने पाया कि हाँ इसमें भी लिपिड, इनके ब्लड से लिपिड कम हो रही है जब हम उसको गार्लिक किसी भी फॉर्म में दे रहे हैं। चूहों पे आपने कर लिया। फिर फेज 0 में हमने क्या किया, उसी गार्लिक को मिनिमम डोज में देके हेल्दी ह्यूमन वॉलेंटियर्स से हमने चेक किया कि हाँ ये टॉलरेट कर रहे थे, हाँ ठीक है मिनिमम डोज से कोई इफेक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन कोई टॉक्सिसिटी भी नहीं थी। फेज 1 में क्या किया, हमने डोज बढ़ा दी, हमने 5 ग्राम 10 ग्राम लेसन हम दे रहे हैं, चाहे पाउडर फॉर्म में दें या एज इट इज दें। तो देख रहे हैं कि तब भी कोई टॉक्सिसिटी ये प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो हमने एक उसकी डोज फिक्स कर दी कि डोज कि इस डोज तक टॉलरेबल है ये दवा। फिर हमने पेशेंट लिए किसके, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के, उसमें हमने लेसन को इस्तेमाल कराया। और जब हमने उसको ब्लड को टेस्ट किया तो ये पाया कि हाँ ये जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कम हो रहे हैं कुछ दिनों के इसके इस्तेमाल के बाद, लेसन के 10-15 दिनों के इस्तेमाल के बाद उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल वो कम हो रहा है। फेज 3 में क्या कर रहे हैं, स्टेटिन मैंने बताया क्या स्टैंडर्ड ड्रग है, लिपिड लोअरिंग एजेंट अगर है तो स्टेटिन बहुत सारी हैं। रोजुआ स्टेटिन है जो कार्डियोस्टेटिन के नाम से आती है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और भी बहुत सारी स्टेटिन हैं जो यूज होती हैं, एटोरवा स्टेटिन है। तो क्या हुआ कि ये स्टेटिन जो स्टैंडर्ड ड्रग है, लिपिड लोअरिंग एजेंट है ये। एक तरफ हमने कंट्रोल ले लिया, कंट्रोल में हमने क्या दे दिया, स्टेटिन दे दिया, कंट्रोल में हमने क्या दे दिया, स्टेटिन दे दिया। और दूसरी तरफ हमने जो केस लिए थे, केस में हम क्या दे रहे हैं, लेसन आपका दे रहे हैं, गार्लिक दे रहे हैं। कौन सी डोज, जो हमने यहाँ से चेक की थी कि हाँ मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज है, एक डोज फिक्स कर दी थी, वो डोज हम दे रहे हैं। अब हमने डोज दे दिया, हमने इफेक्ट देखा, हमने ये पाया कि स्टेटिन अगर 1 महीने के बाद कोलेस्ट्रॉल को 20 मिलीग्राम कम कर रही है, 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कोलेस्ट्रॉल वो कम कर रही है स्टेटिन 1 महीने के यूज के बाद। और उन्होंने पाया गार्लिक भी आपका 15 मिलीग्राम तक कम कर ले जा रहा है। और स्टेटिन के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, इसके साइड इफेक्ट हमको बहुत कम या रेयर मिले, नहीं मिले गार्लिक के। तो हमने कहा कि ये दवा तो सेफ है। ये दवा क्या हुई, इससे हमने कंपेयर किया तो एक तो सेफ निकली, दूसरे ये भी इफेक्टिव थी गार्लिक आपकी लिपिड लोअरिंग में। अब जब ये फेज 3 आपका कंप्लीट हो गया, इफेक्ट आपको मिल गया, आपने एक नोन ड्रग पहले से थी एटोरवा स्टेटिन, रोजुआ स्टेटिन जो भी थी, उससे आपने कंपेयर भी कर लिया, इफेक्टिव आपको मिल गई। अब वो लॉन्च होगी मार्केट में। अब आपकी जो ये गार्लिक थी टैबलेट फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में, हम मार्केट में अब लॉन्च कर देंगे, इसको लॉन्च कर देंगे। मार्केट में क्या होगा, मार्केट में अब उस दवा को आने के बाद आपने सुना होगा हर दवा का एक स्पेशल बैच नंबर होता है। कभी कभी ये सुनने में आता है कि फला बैच नंबर की ये वाली ड्रग थी, ये मार्केट से उठवा ली गई क्यों, क्योंकि इसमें पोटेंसी थी कार्सिनोमा पैदा करने की, इसमें कार्सिनोजेनिक एजेंट पाए गए। तो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स देखते हैं कब, जब दवा मार्केट में लॉन्च हो जाती है। ठीक, दवा को हमने मार्केट में लॉन्च कर दिया। अब यहाँ से हमारा जो सर्विलांस शुरू होता है, इसको हमने नाम दिया पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस जब दवा मार्केट में लॉन्च हो गई तब शुरू होता है, नाम ही है पोस्ट मार्केटिंग। कभी भी 10 साल 20 साल 30 साल बाद भी अगर कोई इफेक्ट उसका ऐसा एडवर्स इवेंट आ गया, तो अब वो ये जरूरी है कि उस दवा को फिर से उस बैच नंबर की, जिस बैच नंबर से आया था उस दवा को आपको पूरे मार्केट से वापस मंगवाना पड़ेगा। ये हर कंपनी की जिम्मेदारी होती है, तभी अप्रूव होते हैं ड्रग। ठीक, ये था फेज 4 की कहानी। अब यहाँ से एक चीज देखिए, हमने ये सब फेज पढ़ लिए। अब ध्यान में दीजिएगा, आपने जो अभी तक पढ़ा है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन पे आइए, इस पे, नई ड्रग कब लॉन्च होती है मार्केट में, नई ड्रग
कब लॉन्च होती है मार्केट में? न्यू ड्रग इज लॉन्च इन मार्केट आफ्टर, आफ्टर लगा हुआ है, किसके बाद? यानी फेज की बात करिए आप, किस फेज में, किस फेज के बाद हम दवा को मार्केट में लॉन्च करते हैं? आफ्टर थर्ड थर्ड हाँ यस, आफ्टर फेज थर्ड, क्योंकि हमने वहां पे क्या किया था, कंपेयर कर लिया था। हमने वहां पे नई एक एग्जिस्टिंग ड्रग थी, एक स्टैंडर्ड थेरेपी थी, उससे हमने कंपेयर कर लिया था। जब हमने पाया कि हाँ ये इफेक्टिव है, सेफ है, तब हमने फेज 3 के बाद उस ड्रग को मार्केट में लॉन्च कर दिया था। ठीक, अब आइए फेज 3 क्या हुआ? फेज 3 में हम क्या कर रहे थे, एक एग्जिस्टिंग ड्रग के साथ हम कंपेयर कर रहे थे। तो ये जो आपका फेज 3 होगा, यही आपका रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होगा। ठीक, ये क्या होगा, आरसीटी, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, ये फेज 3 ही होगा आपका। भाई किसी का माइक आना प्लीज वो बंद कर लिया अपना। हाँ, अब एक सवाल ये आता है कि लॉन्गेस्ट फेज ऑफ ए ट्रायल, ट्रायल जो हमारा ये था, जो फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, इसमें सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होगा इस ट्रायल का? जी, फेज 4। फेज 4, यस। क्यों? क्योंकि पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस, और मैंने बताया था ना, 25-30 साल 40 साल बाद तक उसको देखते ही रहेंगे, जब तक वो दवा मार्केट में रहेगी वो चलती रहेगी, उसके कोई इफेक्ट बाद में भी आ रहा है तब भी हम देखते रहेंगे। तो लॉन्गेस्ट फेज उस ट्रायल का क्या हो गया? फेज 4। वही चीज है इसमें भी है, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस कौन सा होगा, यही फेज 4 होगा आपका। अब नीचे वाला देखिए, मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज ऑफ ए ड्रग, ये किसमें हम देखते हैं कि दवा की जो कितने डोज तक। सर फेज 2। यस, फेज फेज 2। 1। फेज 1। फेज 1 में हम क्या कर रहे थे, माइक्रो डोजिंग, एक मिनट सॉरी, नहीं, जो फेज सर 1, फेज 2 में देखेंगे ना। नहीं सॉरी, फेज 1 में, फेज 1 में हम क्या कर रहे थे, उसकी फेज पहले 1 हम में देखेंगे। देखिए कैसे, फेज 0 में हम माइक्रो डोजिंग करके हमने चेक कर लिया था। अब फेज 2 में हमने क्या किया, डोज हम बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। फेज 2 में हम डोज बढ़ा के देख रहे हैं कि हाँ ये सेफ तो है ना ज़्यादा डोज पे, या ऐसा है कि थोड़ा सा डोज हमने बढ़ा दी तो कहीं इसमें कोई कोई हजार्ड ना हो जाए या कोई एडवर्स इवेंट ना आ जाए। तो यहाँ पे फेज 1 में जो था, फेज 1 में हम देखते हैं डोज बढ़ाते हैं कहाँ तक, जहाँ तक पेशेंट हेल्दी जो वॉलेंटियर था वो टॉलरेट कर सके, कोई एडवर्स इवेंट ना आए, वहाँ तक हम देख के तब हम एक फिक्स डोज जो है डिसाइड करते हैं, तब हम पेशेंट पे इस्तेमाल करते हैं। यानी जो हमारा फेज 1 हुआ, यहाँ पे मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज जो होती है वो देखी जाती है। ठीक, फेज 1। फेज 0 में माइक्रो डोजिंग की जाती है, फेज 1 में हम क्या कर रहे थे, मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज। मिला जुला के यही चीज वहां से देखनी थी हमें। जो फेज 3 था वो आपका रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल था, और नई दवा जब भी लॉन्च होगी फेज 3 के बाद ही मार्केट में लॉन्च होगी। और लॉन्गेस्ट फेज होगा ट्रायल का फेज 4, वहीं पे पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस भी किया जाता है। और मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज उस ड्रग की कहाँ से हम मुतय्यन करेंगे, फिक्स करेंगे, फेज 1 के बाद, फेज 1 में। ठीक, ये चीज हो गई। अब एक लास्ट टॉपिक यहाँ से, इसका नाम सुना होगा कुछ लोगों ने, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन या एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या होती है? कुछ आइडिया है इसके बारे में किसी को? जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होती है, मतलब जो जो मल्टीपल एनालिसिस किए गए, मान लीजिए ढेर सारी एक ही डिजीज के लिए बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से स्टडी की, और उन्होंने पाया कि हाँ इस डिजीज का जो पॉजिटिव एजेंट या पॉजिटिव फैक्टर था वो सेम था। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से स्टडी की थी, सैंपल साइज किसी में ज़्यादा थे, किसी में कम थे, किसी का कुछ और तरीका था, लेकिन उन्होंने पाया कि सबके जो है नतीजे क्या निकले कि हाँ जो पॉजिटिव एजेंट था इस डिजीज का वो सेम है। तो अलग अलग जगह से हमने रिफरेंस उठा के, जो हमें उन्होंने बताया, किसने बताया, कुछ लोगों ने बताया कि हाँ ये जो एजेंट था ये इस डिजीज को काज करता है। कुछ लोगों ने फिर उसमें क्या किया, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करके ये बताया कि हाँ ये ड्रग थी, ये इस एजेंट को रोकती है ये डिजीज काज करने में। तो हमें जो ढेर सारे एविडेंस मिले अलग अलग ट्रायल से, अलग अलग स्टडीज से, उनको हम इकट्ठा करके एक जगह रख के जब हम कोई क्लिनिकल डिसीजन लेते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं, तो उसको नाम दिया गया एविडेंस बेस्ड मेडिसिन या प्रैक्टिस का। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन या प्रैक्टिस को यही किया गया। क्या इसका मकसद था? बेस्ट अवेलेबल एविडेंस गेन्ड फ्रॉम साइंटिफिक मेथड टू क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग।
एक चीज आती है, एक नाम इसमें है, बहुत फेमस नाम है, डेविड सैकेट। इसको कहा जाता है फादर किसका, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का, फादर ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। ठीक, डेविड सैकेट को कहा जाता है फादर की जगह। कहीं कहीं कुछ बुक्स में पायनियर भी लिखा हुआ है, सेम है दोनों, कोई दिक्कत नहीं। इसी ने सबसे पहले इस चीज के बारे में बताया था। और ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जो होती है, ये कंसीडर की जाती है क्लिनिकल प्रैक्टिस में गोल्ड स्टैंडर्ड, इसको सबसे बेहतरीन माना गया। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबसे बेहतरीन माना गया, गोल्ड स्टैंडर्ड कंसीडर की जाती है। पायनियर या फादर कौन था इसका, डेविड सैकेट से। डेविड सैकेट से इसमें क्या होता है, अब भाई अलग अलग तरीके की स्टडीज हो रही हैं, हाईएस्ट इंपॉर्टेंस किसको देते हैं, जो सबसे स्ट्रांग एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज होती है, लाइक मेटा एनालिसिस, सिस्टमेटिक रिव्यू या ब्लाइंडेड ट्रायल्स जो होते हैं, इनको हाईएस्ट प्रेफरेंस दी जाती है। और लोवेस्ट प्रेफरेंस जो किसी का, मैंने ऐसे ही बैठे बैठे था, मैंने बता दिया हाँ यार ये दवा काम करती है, ये मेरा ओपिनियन था, मैंने कोई ट्रायल नहीं किया, मैंने कोई ऑब्जर्वेशन नहीं किया, इसको सबसे कम इम्पोर्टेंस दी जाएगी। ओपिनियन या कन्वेंशनल विजडम का, किसी ने कहीं से पढ़ के बस ऐसे ही बता दिया। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या था, मेटा एनालिसिस। अब अगर इसको मैं एक वो बनाऊं, इसका हायरार्की, तो सबसे पहले मान लीजिए हमने क्या दिया था, मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस कुछ नहीं, बस ये होता है मल्टीपल स्टडीज को एक जगह इकट्ठा कर दीजिए जिनके रिजल्ट सेम आए थे, वो मेटा एनालिसिस हो गई। दूसरी चीज थी आपकी सिस्टमेटिक रिव्यूज, हाँ सिस्टमिक रिव्यूज या सिस्टमेटिक रिव्यूज। फिर उसके बाद क्या आया आपका, कोहार्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी। इसके बाद क्या आया, केस रिपोर्ट आ गई आपकी, केस रिपोर्ट आ गई। लास्ट में आपका क्या आया, ऐसे बनाते बनाते इन विट्रो स्टडी। इन विट्रो क्या होती है, लैब में, जिसको हम टेस्ट ट्यूब स्टडी भी कहते हैं। इन विट्रो स्टडी आपकी, ये लैब की स्टडी जो होती है, इसको लीस्ट प्रेफरेंस देते हैं, इन विट्रो स्टडी को लीस्ट। और मैक्सिमम प्रेफरेंस जो देते हैं हम मेटा एनालिसिस को देते हैं। मैक्सिमम प्रेफरेंस जो हम देते हैं वो मेटा एनालिसिस को देते हैं। ठीक, बस बीच वाली चीज मत याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं। हाईएस्ट जो सबसे ज्यादा जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, जिसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलनी चाहिए या इस एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में, वो क्या है, मेटा एनालिसिस। ठीक, और लोवेस्ट प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं, लीस्ट प्रेफरेंस इन विट्रो स्टडी या टेस्ट ट्यूब स्टडी या लैब स्टडी, जो लैब में की जाती है, उसको हमने लीस्ट प्रेफरेंस दिया। और ये क्या, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं। डेविड सैकेट थे जिनको पायनियर या फादर ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहा गया। ठीक, चलिए ये थी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की कहानी। अब अगर किसी को कहीं पे कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो। ये सिर्फ वो सैम्पलिंग एरर में जो डाइवर्जेंस वाला लाइन बताया था वो फिर से बस एक्सप्लेन कर दीजिए। सैम्पलिंग एरर में कौन सी लाइन, वो डाइवर्जेंस ड्यू टू चांस प्रॉब्लम। डाइवर्जेंस ड्यू टू चांस का मतलब ये बताया था हमने कि अपने जैसे नहीं कहते बाई चांस हो गई ये चीज, हम नहीं चाहते थे। हाँ, हम नहीं चाहते थे बाई चांस खुद से ही हो जाए,